हेलो दोस्तों, मैं हूँ आसिफ खान और आज हम बात करते हैं हमारे देश का सबसे महान पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, जो भारत में किन किन लोगों को मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जी हाँ, सी राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्र के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने के लिए दिया गया। उनके प्रमुख योगदानों में शामिल है स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, प्रशासनिक कौशल, बौद्धिक और साहित्यिक योगदान। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख वकील, लेखक और कार्यकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्र भारत के अंतिम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री सहित कई सर्वोच्च पदों पर कार्य किया और अपने प्रशासनिक कौशल का परिचय दिया। उन्हें उनके बौद्धिक और प्रशासनिक कौशल के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी उनके योगदान, विशेष रूप से रामायण के तमिल अनुवाद के लिए जाना जाता है। ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि वे एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने शिक्षा, दर्शन शास्त्र और देश की सेवा में असाधारण योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। वह यह सम्मान पाने वाले पहले 3 व्यक्तियों में से एक है। साथ में सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन भी थे। उनको यह पुरस्कार 1954 में मिला। असाधारण शिक्षा और दर्शन, भारतीय संस्कृति और दर्शन के संवाहक के रूप में उनके अद्वितीय कार्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान और विद्वता के लिए, भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए, देश के प्रति उनकी निष्ठा और राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका ली। उन्होंने यह सम्मान भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में स्थापित किए जाने के समय ही दिया गया था, जो उनके बहुआयामी योगदान को दर्शाता है। ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम बात करते हैं सी वी रमन। जी हाँ, सी वी रमन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वह यह सम्मान उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान खासकर रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। उन्हें एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी के साथ साथ उन्हें भी 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह रमन प्रभाव की खोज के कारण उनको स्पेशली मिला। ये वो खोज थी जिसमें बताया गया था कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। प्रकाश का पंकीरण स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। वे भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। मतलब 1954 में टोटल 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जिनमें सी वी रमन भी एक थे। इनके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर भगवान दास को। डॉक्टर भगवान दास को 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से शिक्षा, दर्शन और सामाजिक सुधार, विशेषकर काशीपीठ विद्यापीठ और BHU की स्थापना में भूमिका तथा हिंदी और संस्कृत के प्रचार में उनका असाधारण योगदान के लिए, जैसे कि विकिपीडिया, बाइजस और टेक्स्ट बुक जैसे स्रोतों में बताया गया। उनको यह पुरस्कार 1955 में मिला। उन्होंने शिक्षा, दर्शन शास्त्र और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना की। 1921 में उसके पहले कुलपति बने। मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर BHU की स्थापना भी की। उन्होंने सहयोग किया, हिंदी और संस्कृत भाषाओं को लोकप्रिय बनाने और उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई। संस्कृत और हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकें भी लिखी, इसीलिए उनको 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम बात करते हैं मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया। इनको 1955 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, क्योंकि इन्होंने भारत के इंजीनियर, अर्थशास्त्री और दूरदर्शी लोक प्रशासक के रूप में देश के विकास और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व योगदान दिया था, जैसे कृष्णराज सागर बांध का डिजाइन, हैदराबाद बाढ़ सुरक्षा प्रणाली, जिसके लिए वे आधुनिक मैसूर के निर्माता कहलाए। उनको यह पुरस्कार 1955 में मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने बांधों, नहरों, जल भंडारण प्रणालियों जैसे सिस्टम ऑफ इरिगेशन और कृष्णा गोदावरी नदी जोड़ने की योजना बनाई।
1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, उद्योग और सार्वजनिक कार्यों में सुधार किए। हैदराबाद में बाट सुरक्षा प्रणाली के मुख्य डिजाइनिंग इंजीनियरों में से ये एक थे। उनके कार्यों ने देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अलावा उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट कमांडर KCIE की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। उनके सम्मान में 15 सितंबर को भारत में इंजीनियरिंग दिवस भी मनाया जाता है। ये थे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अब हम बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न 1955 में मिला था। उन्हें यह सम्मान भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद पहल करके दिया था, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद भारत को दिशा देने, विश्व में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्हें 15 जुलाई 1955 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब 15 जुलाई 1955 को? किसने दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्यों दिया? भारत को स्वतंत्र दिलाने, विश्व में शांति के अग्रदूत के रूप में उनके योगदान। विशेष बात, यह एक दुर्लभ अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री को खुद ही राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे अपनी व्यक्तिगत पहल भी बताया था। अब हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिंदी की केंद्र व कई राज्यों की आधिकारिक भाषा बनाने में अहम योगदान दिया, जो भारत के एकीकरण और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण था। उन्हें यह पुरस्कार 26 जनवरी 1957 यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिला। क्यों मिला? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। गृह मंत्री के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सफल बनाना था, जिससे देश में भाषाई सद्भाव बढ़ा। हिंदी भाषा को राजभाषा बनाना। उन्होंने केंद्र सरकार और कुछ राज्य में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और वक्ता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम बात करते हैं अगले व्यक्ति की तरफ, घोंडो केशव कर्वे, महर्षि कर्वे। इनको 1958 में उनके 100वें जन्मदिन के अवसर पर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने विधवा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की, समाज सुधारक के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिसे भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर उनके काम की सराहना की। उनको यह पुरस्कार 1958 में जब वे 100 साल के हुए तब मिला था। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने विधवाओं की शिक्षा और उनके पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किए, जिसके लिए कई आश्रम और पाठशालाएं खोली। 1916 में उन्होंने भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह और जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम किया। शतकीय जन्मदिन का सम्मान। उनके 100वें जन्मदिन को एक बड़े राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया और इसी के अवसर पर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जिससे उनके जीवन भर की निस्वार्थ सेवा को कार्य को मान्यता मिली। इस प्रकार महर्षि कर्वे को उनके सामाजिक कार्य और महिला शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए 1958 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने चिकित्सा, राजनीति, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया। उन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता माना जाता है, जिनके सम्मान में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। उनको यह पुरस्कार 1961 में मिला। वे एक कुशल और प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाई और उन्हें इस नाम से जाना भी जाता है। वे एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उनके जन्मदिन 1 जुलाई और मृत्यु भी 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके सम्मान को दर्शाता है। ये थे हमारे देश के सबसे महान चिकित्सक माने जाने वाले डॉक्टर विधान चंद्र राय। अब हम बात करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन।
पुरुषोत्तम दास टंडन को 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने और संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा दिलाने के उनके अथक प्रयास और सार्वजनिक जीवन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, जिसके कारण उन्हें राजर्षि की उपाधि भी मिली। उनको यह पुरस्कार 1961 में मिला। एग्जैक्ट तारीख है 23 अप्रैल 1961। कुछ स्रोतों के अनुसार वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयास से ही संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई और बाद में लोकसभा और राज्यसभा में भी कार्य किया। उनके त्यागपूर्ण जीवन और जन सेवा के कारण उन्हें राजर्षि, शाही संत कहा गया। उनके सम्मान को दर्शाता है। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने। ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको 1961 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में उनके असाधारण योगदान, देश के प्रति निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका के लिए दिया गया, जो उनके विनम्र स्वभाव और देश के प्रति समर्पण को दर्शाता है। उनको यह पुरस्कार 1962 में मिला। वह भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे जिन्हें देश रत्न की उपाधि भी मिली, जिसका अर्थ राष्ट्र का गहना है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में देश को एक मजबूत नींव दी और संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विनम्रता, निस्वार्थता और देश के प्रति अटूट समर्पण के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया, जो एक सच्चे राष्ट्र नायक का प्रतीक है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति की असाधारण और सर्वोच्च सेवा के लिए दिया जाता है। यह सम्मान उनके राजनीतिक, सामाजिक योगदान और देश के प्रति उनकी अमूल्य सेवा के लिए एक कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में दिया गया, विशेषकर जब उन्होंने 1962 में सार्वजनिक जीवन से संन्यास लिया। अब हम बात करते हैं अगले नाम की। अगला नाम है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि वे एक महान शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बाद में देश के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। उन्हें यह सम्मान उनके असाधारण योगदान के लिए मिला, जो उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश को दिया था, खासकर शिक्षा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के कुलपति के रूप में। उन्हें यह पुरस्कार 1963 में मिला। वे एक महान शिक्षा दार्शनिक थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा दी। उन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने वाले शिक्षकों को रोकने और संस्थान को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वे एक समर्पित राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने बिहार के राज्यपाल, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। यह सम्मान उन्हें भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल गया था, जो सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने से पहले भारत रत्न पाने वालों में से एक थे। संक्षेप में यह सम्मान उनके शिक्षा और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव के लिए दिया गया। अब बात करते हैं डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, PV काणे। PV काणे को 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके विद्वत्तापूर्ण और स्मरणीय कार्य, खासकर 5 खंडों में लिखे गए उनके ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र और भारतीय संस्कृति, धर्म तथा संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया था। उनको यह पुरस्कार 1963 में दिया गया। उनके गहन शोध संस्कृत भाषा और भारतीय धर्मशास्त्र पर लिखे गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, जिसमें हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक 5 खंडों की पुस्तक भी शामिल है। संक्षेप में अगर बात करें हम, तो यह सम्मान उनके असाधारण शैक्षणिक और साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें दिया गया था। ये थे डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, PV काणे, जिन्हें 1963 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं हम अगले नाम के बारे में, जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में उनके मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, क्योंकि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को एकजुट किया। 1965 के युद्ध में देश का नेतृत्व किया और अपनी सादगी, देशभक्ति तथा ईमानदारी के लिए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए सम्मान उनकी असाधारण सेवाओं और नेतृत्व के लिए दिया गया और वे मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें यह पुरस्कार 1967 में मिला। उन्हें यह सम्मान उनकी मृत्यु के बाद दिया गया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और देश के प्रति समर्पण के लिए दिया गया।
उन्होंने देश के किसानों और सैनिक के महत्व को उजागर करते हुए एक प्रसिद्ध नारा दिया, जय जवान जय किसान, जिसने देश को एकता के सूत्र में बांधा। उनकी विनम्रता, देशभक्ति और बेईमानी रहित छवि के लिए उन्हें याद किया जाता है। वह एक सादगी और उनका जीवन सादगी और ईमानदारी से भरा पड़ा है। यह सम्मान उन्हें इसी के लिए मिला। उन्होंने कृषि और डेयरी क्षेत्र में सुधार लाने वाली योजना की शुरुआत की। लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार का सम्मान हासिल किया। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में देश का नेतृत्व किया और बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। समाज सेवा में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्नीस और 1972 के बीच में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके नेतृत्व और बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी उन्हें यह सम्मान दिया गया। 1967 से 1977, फिर 1980 से 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने लंबे कार्यकाल और समाज सेवा के लिए भी उन्हें यह सम्मान मिला। वे भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री भी थी, जो स्वयं के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति वी गिरी द्वारा दिया गया था। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला भी थी। ये थी इंदिरा गांधी। अब हम बात करते हैं अगले नाम के बारे में। अगला नाम है वी गिरी। वी गिरी को 1975 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल 1969 से 1974 के दौरान एक स्वतंत्र सेनानी व ट्रेड यूनियन नेता के रूप में सार्वजनिक सेवा और समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विशेषकर श्रमिक आंदोलन में उनके योगदान के लिए यह सम्मान मिला था और यह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर भी दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार 1975 में मिला। उन्होंने समाज सेवा, सार्वजनिक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए काम किया। वह भारत के चौथे राष्ट्रपति भी बने और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। भारत रत्न मिलने से पहले उन्हें 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर दिया गया था। यह थे वी गिरी, जिन्हें 1975 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। के कामराज को 1976 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा, विशेष शिक्षा और गरीबी के उत्थान में उनके योगदान, जैसे मुफ्त शिक्षा, मिड डे मील योजना तथा भारतीय राजनीति में एक किंग मेकर के रूप में उनकी भूमिका के लिए दिया गया, जिसमें उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देने की कामराज योजना भी शुरू की। उन्हें ये पुरस्कार 1976 में उनके मरने के बाद दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वंचितों के लिए मुफ्त शिक्षा और मिड डे मील योजना की शुरुआत की, भले ही उन्होंने खुद पढ़ाई पूरी न की हो। कामराज योजना 1963 में उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को मंत्री पद छोड़कर संगठन को मजबूत करने के लिए इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा, जिसे कामराज योजना के नाम से जाना गया। उनकी सादगी, ईमानदारी और भारतीय राजनीति में निस्वार्थ भाव से काम करने की वजह से उन्हें दक्षिण का गांधी या किंग मेकर भी कहा गया। देश की सेवा और उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में उन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। अब हम बात करते हैं अगले नाम की। अगला नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 25 जनवरी 1980 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने भारत में गरीबी, बीमारों और असहायों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनके निस्वार्थ मानवीय कार्यों और सेवा भावना के लिए दिया गया, जो एक अल्बानियाई मूल की नन के तौर पर भारत की नागरिक बनी और यही रहकर काम किया। उन्हें यह पुरस्कार 25 जनवरी 1980 को मिला। उन्होंने कलकत्ता में गरीब और बीमार लोगों की देखभाल के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और अपना जीवन गरीबों की सेवा में लगाया। अल्बानियाई मूल की होने के बावजूद उन्होंने 1948 में भारतीय नागरिकता ले ली और भारत में रहकर देशवासियों की सेवा की। भारत सरकार ने उनके निस्वार्थ सेवा भाव और योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 1979 के नोबेल शांति पुरस्कार के ठीक एक साल बाद में मिला, जो उनके वैश्विक
मानवीय कार्यों का एक प्रमाण था। ये थी मदर टेरेसा। अब हम बात करते हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को 1983 में उनके मरने के उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान उनके भूदान आंदोलन, भूमिहीन गरीबों को भूमि दान करने का आंदोलन और समाज सेवा, अहिंसा व मानव अधिकारों के प्रति उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया। उन्हें पुरस्कार 1983 में उनके मरने के बाद दिया गया। उन्होंने भूमिहीन गरीबों के लिए भूमि दान और ग्राम दान आंदोलन चलाया, जिसके लिए उन्हें विश्व स्तर पर सराहा गया। वे महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे और अहिंसक तरीके से सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अहिंसा और मानव अधिकारों के लिए काम किया। वे एक महान दार्शनिक व शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्हें 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, जो उनके कार्यों की, सामाजिक कार्यों की पहचान है। ये थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्हें 1983 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान। उनको 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ मिलकर अहिंसक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय व्यक्ति बने, जो उनके सीमांत गांधी के रूप में पहचान और शांति के प्रति समर्पण का सम्मान था। उन्हें यह पुरस्कार 1987 में मिला। उन्होंने भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी के साथ अहिंसक मार्ग का अनुसरण किया और खुदाई खिदमतगार आंदोलन के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। अहिंसा और शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें सीमांत गांधी के रूप से जाना गया। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक थे, जो एक बड़े सम्मान के रूप में देखा गया। 1987 में उन्हें भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, जब वे भारत आए थे। ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी बादशाह खान। अब हम बात करते हैं एम.जी. रामचंद्रन। एम.जी. रामचंद्रन को 1988 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में राजनीति में उनके महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए दिया गया। खासकर गरीब और जरूरतमंदों के लिए उनके कल्याणकारी कार्यों और फिल्मों के माध्यम से लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता का कारण था। उन्हें यह पुरस्कार 1988 में मिला, जब वह मर चुके थे। वह एक लोकप्रिय अभिनेता थे, जिन्होंने फिल्मों के माध्यम से जनता का मनोरंजन किया। बाद में राजनीति में आकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, जहां उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए काम किया, जिससे उन्हें जनता का भारी समर्थन मिला और इसी प्रभाव को भारत सरकार ने मान्यता दी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है और उन्हें उनके महान कार्यों के लिए एम.जी. रामचंद्रन को 1988 में उनके मरने के बाद उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 में उनके मरने उपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान भारत के संविधान के निर्माण और सामाजिक न्याय के लिए उनके अमूल्य योगदान, खासकर जातिवाद के खिलाफ उनके आजीवन संघर्ष और देश के प्रति सेवा के लिए दिया गया। यह सम्मान उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार द्वारा उन्हें यह दिया गया। उन्हें पुरस्कार 31 मार्च 1990 में दिया गया। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के लिए एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी। उन्होंने जीवन भर सामाजिक भेदभाव, विशेषकर अस्पृश्यता और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी के बाद देश के निर्माण में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार 31 मार्च को दिया गया। अब हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीकी में रंगभेद के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया और मानव अधिकारों तथा समानता के लिए आजीवन संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार 1990 में मिला। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव को खत्म करने और सभी के लिए समान अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अहिंसा और गांधीवाद दर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने दुनिया भर में शांति और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणा का काम किया। उन्हें अक्सर दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी विचारधारा महात्मा गांधी से प्रभावित थी।
वो भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी नागरिक थे। उनसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान को यह सम्मान मिला। संक्षेप में नेल्सन मंडेला उनके मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय समानता लाने के प्रयासों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी को 1991 में उनके मरने के बाद उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। विशेष रूप से प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत को आधुनिक बनाने व शांति व प्रगति के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। हालांकि यह सम्मान उन्हें मृत्यु के बाद मिला। ये सम्मान उनको 1991 में मिला। यह सम्मान उनकी मृत्यु के बाद दिया गया क्योंकि वे 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। उन्हें आधुनिक भारत के एक क्रांतिकारी नेता के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने देश को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत रत्न देश के लिए अमूल्य योगदान, खासकर प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें कार्यकाल के दौरान उनको मान्यता देने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ये थे राजीव गांधी। अब हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान भारत के एकीकरण, विशेषकर आज़ादी के बाद 562 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने और देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में उनकी अहम भूमिका के लिए दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार 1991 में मिला। उन्होंने स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती यानी विभिन्न रियासतों को एकजुट करने का काम किया, जिससे एक मजबूत और अखंड भारत का निर्माण हो सका। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से देश को एकजुट किया। आज़ादी के बाद वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बने और नव स्वतंत्र राष्ट्र को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें 1991 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भारत रत्न 1991 में उनके देश के प्रति निस्वार्थ सेवा, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और शांतिपूर्ण विदेश नीतियों, खासकर भारत पाकिस्तान संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए दिया गया था। वो एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी निशान-ए पाकिस्तान दोनों ही मिले। उन्हें यह पुरस्कार 1991 में मिला। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, कई बार जेल गए, अपने जीवन को देश की समृद्धि के लिए समर्पित किया। उन्होंने उपनिवेशवाद और फांसीवाद का विरोध किया और एशिया व अफ्रीका में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मित्रता और सहयोग का समर्थन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध बनाने के प्रयास को मान्यता देने के लिए उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी मिला। इसी क्रम में उन्हें भारत रत्न भी मिला। वह एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, जो उन्हें उनके कूटनीतिक और शांति प्रेमी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये थे मोरारजी देसाई, जिन्हें 1991 में भारत रत्न मिला, और वह एकमात्र व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तानी भी मिला। अब हम बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। उनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1992 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में राष्ट्र के निर्माण और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे चयन समिति में थे। उन्हें यह पुरस्कार 1992 में उनके मरने के बाद मिला, क्योंकि उनका निधन 1958 में ही हो गया था। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई संघर्ष किए। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद IITS, UGS और मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 11 नवंबर को उनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने यह कहकर इस सम्मान स्वीकार करने से मना कर दिया था कि चयन समिति के सदस्य स्वयं ये सम्मान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे नियंत्रण और अधिकार की स्थिति में होते हैं। ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्हें 1992 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम बात करते हैं JRD टाटा। JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने भारत के नागरिक उड्डयन इंडियन सिविल एविएशन के जनक के रूप में टाटा समूह को एक वैश्विक पहचान दिलाने में और समाज सेवा में असाधारण योगदान दिया, जिसे वह सम्मान पाने वाले पहले उद्योगपति बने। उनको यह सम्मान 1992 में मिला।
उन्होंने टाटा एयरलाइंस, जो बाद में एयर इंडिया बनी, की स्थापना की और भारत में हवाई यात्रा की नींव रखी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई क्षेत्रों में विस्तार किया। उन्होंने सामाजिक कार्यों जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति बने। यह सम्मान उनके निस्वार्थ मानवीय प्रयासों और देश के विकास में उनके बहुआयामी योगदान के लिए उन्हें दिया गया। ये थे JRD टाटा, जिन्हें 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पहले उद्योगपति जो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले बने। अब हम बात करते हैं सत्यजीत रे को। सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया क्योंकि भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके असाधारण और आजीवन योगदान विश्व स्तर पर भारतीय सांस्कृतिक और सिनेमा को पहचान दिलाने के लिए उन्हें यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया और वे भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म निर्माता बने। उन्हें यह पुरस्कार 1992 में मिला। उन्होंने बंगाली सिनेमा को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया और अपनी उत्कृष्ट फिल्मों जैसे अपू त्रयी, चारुलता के माध्यम से भारतीय कला और संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाया। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान नागरिक का सम्मान है जो उन्हें उनकी कलात्मक उत्कृष्टता और गौरव, राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने के लिए दिया गया। वह भारत रत्न पाने वाले पहले फिल्म निर्माता भी बने। सत्यजीत रे ने कई तरह से अपने भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उन्होंने फिल्मों के माध्यम से हर जगह भारत की संस्कृति फैलाई। यह थे सत्यजीत रे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1992 में। अब हम बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। अगले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार 1997 में मिला क्योंकि उन्होंने भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण, खासकर बैलिस्टिक मिसाइल और अंतरिक्ष रॉकेट प्रौद्योगिकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया था, जिसके कारण उन्हें मिसाइल मैन का नाम भी दिया गया। उन्हें वो पुरस्कार 1997 में मिला। उन्होंने भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों, विशेष रूप से इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दी, जिसके लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक प्रगति और देश की सेवा में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें दिया गया। इससे पहले उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, जो भारत के अन्य प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार भी हैं। ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्हें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं अगले व्यक्ति के बारे में। अगले व्यक्ति का नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें देश के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, श्रम मुद्दों पर विशेषज्ञता और एक सादे जीवन उच्च विचार के प्रतीक के रूप में मिला था। खासकर उनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में एक ईमानदार नेता के तौर पर भी उन्हें मिला। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार जेल गए। वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी थे और श्रम मुद्दों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। वे अपनी सादगी, सिद्धांतों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रूप के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें एक आदर्श व्यक्ति बनाता है। वे भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कार्यभार संभाला था। उन्हें एक सच्चे देशभक्त और निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में देखा गया, जो देश के लिए हमेशा समर्पित रहे। संक्षेप में 1997 में उन्हें भारत रत्न मिला क्योंकि वे एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर देश और समाज के लिए काम किया और उनकी सेवा भावना, सादगी और समर्पण ने उन्हें ये सर्वोच्च सम्मान दिलाया। ये थे गुलजारी लाल नंदा जी, जिन्हें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को 1997 में उनके मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। विशेषकर 1942 में मुंबई के
गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराने के लिए जो ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके साहस का प्रतीक बना। उन्हें यह पुरस्कार 1997 में मिला। उन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जो उनकी बहादुरी और देशभक्ति का बहुत ही शानदार प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। आज़ादी के बाद वह दिल्ली की पहली मेयर बनी और सक्रिय रही, जिससे उन्हें यह सम्मान मिला। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत का है, उनसे भी सम्मानित किया गया। 1964 में उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला था। ये थी अरुणा आसफ अली, जिन्हें 1997 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान उन्हें कर्नाटक संगीत और भक्ति संगीत के क्षेत्र में उनके असाधारण और अद्वितीय योगदान के लिए मिला। वह यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार बनी। उनकी सुरीली आवाज़, गीतों की सामग्री के रूप में ख्याति और भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए यह सम्मान दिया गया। उन्हें यह सम्मान 1998 में दिया गया। उन्होंने इस शास्त्रीय विद्या को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके गाए विष्णु सहस्रनाम और भज गोविंदम जैसे भक्ति गीत बहुत ही प्रतिष्ठित हुए। गीतों की सामग्री और भारत की नाइटिंगेल अपनी बेहतरीन आवाज़ और संगीत के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में महाप्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी, जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। उन्होंने कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व को भी चुनौती दी। संक्षेप में यह सम्मान भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनकी अतुलनीय योगदान और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए दिया गया, जिससे वह भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला संगीतकार बनी। ये थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जिन्हें 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं चिदम्बरम सुब्रमण्यम, सी सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से भारत में हरित क्रांति लाने, देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने उच्च उपज वाले बीज और आधुनिक कृषि तकनीकों को लागू किया था। उन्हें पुरस्कार 1998 में मिला। कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की, जिससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। उनके प्रयासों और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों के साथ काम करने से भारतीय खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। उन्होंने उपज वाले बीज HYV और नई खेती और तकनीकों में बढ़ावा दिया। वे किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें देश की प्रगति में योगदान करने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विश्वास रखते थे। संक्षेप में उन्हें भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने और देश को खाद्य सुरक्षा दिलाने के लिए यह सर्वोच्च सम्मान मिला। ये थे सी सुब्रमण्यम यानी चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जिन्हें 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं अगले नाम JP यानी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को 1999 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज और राजनीति में अतुलनीय योगदान दिया। खासकर संपूर्ण क्रांति आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए यह पुरस्कार उन्हें मिला गया। उन्हें यह पुरस्कार 1999 में मिला गया। उन्हें भारतीय समाज और राजनीति में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। स्वतंत्रता संग्राम और गरीबों व दलितों के उत्थान में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। वे लोकनायक के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने अपने समाज सेवा कार्यों के लिए भी कई प्रयास किए, जिन्हें उन्हें 1965 में मैगसेसे पुरस्कार भी दिया गया।
ये थे JP उर्फ जयप्रकाश नारायण, जिन्हें उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार देके सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत खासकर सितार वादन को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने और अपने असाधारण संगीत योगदान के लिए उन्हें यह भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार 1999 में मिला। वह 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक एक्सपोनेंट बन गए। उन्होंने सितार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और पश्चिमी संगीतकारों को भी प्रभावित किया। उन्होंने सांस्कृतिक सौहार्द, कल्चरल हार्मोनी और भारतीय संगीत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा। ये थे पंडित रविशंकर, जिन्हें 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम बात करते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह सम्मान उन्हें मुख्य रूप से कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया, जिसे उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज़ भी मिला। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार 1999 में मिला। उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया, जिसमें अकाल के आर्थिक सिद्धांतों और सामाजिक चयन सिद्धांत, सोशल चॉइस थ्योरी शामिल है, जिसे समझने में मदद मिली कि समाज में संसाधनों का वितरण कैसे होना चाहिए ताकि अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। उनके शोध ने विकास के विचारों और स्वतंत्रता को भी जोड़ा, ये दर्शाते हुए कि विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि लोगों की क्षमता और स्वतंत्रता का विस्तार भी है। इसी काम के लिए उन्हें 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिला, जिससे 1 साल बाद उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। संक्षेप में यह सम्मान उनके विश्व स्तरीय शोध और सामाजिक मुद्दों, विशेषकर गरीबी और अकाल पर उनके प्रभाव के लिए दिया गया। ये थे अमर्त्य सेन, जिन्हें 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोपीनाथ बोरदले। गोपीनाथ बोरदले को 1999 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और असम के पहले मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के विकास में अहम योगदान दिया। खासकर स्वतंत्रता के बाद एकीकरण और स्थिरता लाने में उनकी भूमिका को सराहा गया। उन्हें यह पुरस्कार 1999 में उनके मरने के बाद मिला। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका बहुत ही सक्रिय भूमिका थी। असम के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राज्य के एकीकरण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर विभाजन के बाद की चुनौतियों के दौरान उन्होंने सार्वजनिक मामलों में उत्कृष्ट काम किया और असम के लोगों के प्रिय बन गए। इस सम्मान से उन्हें आधुनिक असम के निर्माता और एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया गया। जैसा कि विभिन्न मीडिया स्रोतों द्वारा रिपोर्ट किया गया कि भारत सरकार द्वारा उनके योगदान को मान्यता दी गई। ये थे गोपीनाथ बोरदोले, जिन्हें 1999 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं एक लीजेंडरी गायिका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि उनके 8 दशकों की बेमिसाल और असाधारण करियर के दौरान उन्होंने भारतीय संगीत में खासकर हिंदी, मराठी और बंगाली भाषाओं में जो अभूतपूर्व योगदान दिया है और राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं और कला के प्रति समर्पण को मान्यता देने के लिए यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार 2001 में मिला। उन्होंने 36 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए। उन्हें भारत की कोकिला और सहस्त्राब्दी की आवाज़ भी कहा जाता है। भारतीय संगीत उद्योग में उनका 8 दशक का लंबा और प्रभावशाली करियर था, जिसने देश के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध बनाया। उनके योगदान को राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के माध्यम से सम्मानित किया गया। वह MS सुब्बुलक्ष्मी के बाद भारत रत्न पाने वाली दूसरी महिला गायिका बनी। ये थी लता मंगेशकर जी, जिन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात थी, क्योंकि ये पुरस्कार पाने वाली दूसरी संगीतकार, दूसरी म्यूजिशियन थी। अब हम बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया क्योंकि उन्होंने शहनाई वादन को एक लोक वाद्य यंत्र से उठाकर शास्त्रीय संगीत के मंच तक पहुंचाया। अपनी अद्भुत कला से देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया। वह यह सम्मान पाने वाले तीसरे शास्त्रीय संगीतकार थे और उन्हें यह सम्मान उनकी कला, संगीत के प्रति समर्पण और भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए मिला। उन्हें यह पुरस्कार 2001 में मिला। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को केवल पारंपरिक समारोह तक सीमित न रखते हुए इसे एक प्रतिष्ठित संगीत कार्यक्रम के वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें यह सम्मान मिला। उनकी शहनाई की धुन से ईश्वर की इबादत झलकती थी और उनकी कला को पूरी दुनिया ने सराहा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और यह सम्मान उन्हें देश में सबसे महान कलाकारों के रूप में एक मान्यता देता है। उन्होंने अपनी शहनाई के माध्यम से भारतीय संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतिनिधित्व किया। इनके अलावा उन्हें पद्म श्री 1961 में, पद्म भूषण 1962 में, पद्म विभूषण 1980 जैसे अन्य नागरिक सम्मान भी मिले, जिससे वो भारत के सभी प्रमुख नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से एक बन गए। ये थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम बात करते हैं पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को साल 2008 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ स्रोतों में 2009 का भी उल्लेख है। उन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनके शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए, खासकर ख्याल गायकी और भक्ति संगीत भजन को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया गया और वह यह सम्मान पाने वाले महान कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने ख्याल गायन शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, पूरे देश विदेश में इसे लोकप्रिय बनाया। वे भजन और अभंगों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, जो उन्हें शक्तिशाली आवाज़, भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण लोगों के दिलों में बस गए। वे किराना घराने से जुड़े हुए थे और इस घराने की परंपरा को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी आवाज़ की रेंज, जटिल ताने और संगीत के प्रति समर्पण उन्हें एक अद्वितीय कलाकार बनाता है, जिसके लिए उन्हें यह सम्मान मिला। ये थे पंडित भीमसेन जोशी, जिन्हें 2008 या 2009 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 4 फरवरी 2014 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में भारत के लिए असाधारण योगदान दिया था। वे ये सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी बने। ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बने, 40 वर्ष की आयु में। उन्हें खेल क्षेत्र को भी इसमें शामिल करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया। भारत सरकार ने उनकी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की तुरंत बाद 16 नवंबर 2013 को इसकी घोषणा की थी। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अभूतपूर्व सफलता हासिल की और देश का नाम रोशन किया। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कला, साहित्य, विज्ञान के साथ साथ सार्वजनिक सेवा के क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन सचिन तेंदुलकर के लिए नियम में बदलाव कर खेल को भी इसमें शामिल किया गया, जिससे वह सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 40 वर्ष की आयु में यह सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र में व्यक्ति बने। संक्षिप्त में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में उनके बेमिसाल प्रदर्शन और राष्ट्र के लिए गौरव लाने के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। सचिन तेंदुलकर ने उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शतकों का शतक यानी 100 शतक लगाए, जो आज तक कोई भी क्रिकेटर नहीं लगा पाया। उन्होंने वनडे में 51 और 49 शतक वनडे में और 51 शतक टेस्ट में लगाए और ये ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने शतकों का शतक लगाने के साथ साथ सबसे ज़्यादा रन भी बनाए। जी हाँ, उनके जितने रन हैं उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंचा। उन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर ने IPL में भी बहुत योगदान दिया। सचिन तेंदुलकर को
सचिन तेंदुलकर एक शांत और सहज आदमी है। उन्हें खिलाड़ी के तौर पर के अलावा भी एक इंसान के तौर पर भी बहुत लोग पसंद करते हैं। ये थे हमारे सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जिन्हें 4 फरवरी 2014 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं प्रोफेसर CNR राव। जी हाँ, CNR राव को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण और अभूतपूर्व योगदान दिया। 1500 से अधिक शोध पत्र लिखे, भारत के वैज्ञानिक विकास में अहम भूमिका निभाई, जिसमें प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के प्रमुख रूप से उनका नेतृत्व भी शामिल है। उन्हें यह घोषणा 16 नवंबर 2013 को हुई थी कि उन्हें पुरस्कार मिलेगा और 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उन्हें यह पुरस्कार मिला। उन्होंने ठोस अवस्था रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस और रासायनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में महत्वपूर्ण कार्य किया। 1500 से अधिक शोध पत्र और कई वैज्ञानिक पुस्तकें भी लिखी। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के प्रमुख रहे, भारत के वैज्ञानिक विकास के लिए काम किया। दुनिया भर में कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट प्राप्त की और कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अकादमियों के सदस्य भी रहे। उन्हें मिस्टर साइंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। संक्षेप में उन्हें विज्ञान के प्रति समर्पण और देश के लिए किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। ये थे प्रोफेसर CNR राव। अब हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को 27 मार्च 2015 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया और यह सम्मान उनके सर्वतोमुखी विकास और एक करिश्माई नेता, अजस्वी वक्ता, कवि और प्रखर राजनेता के रूप में देश के लिए असाधारण योगदान, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने, पोखरण परमाणु परीक्षण, परमाणु शक्ति संपन्न भारत और सुशासन दिवस मनाने के लिए दिया गया था। उन्हें ये पुरस्कार देने की घोषणा 25 दिसंबर 2014 को हुई थी, उनके जन्मदिन पर, और उन्हें यह सम्मान 27 मार्च 2015 को उनके आवास पर दिया गया। एक कुशल राजनेता और 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। उन्हें शब्दों का जादूगर, ओजस्वी भाषण और कविताओं के लिए, खासकर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का पहला भाषण देने के लिए भी उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की गई। राजधर्म का पालन, गुजरात दंगों के दौरान राजधर्म निभाने के अपने दृढ़ संकल्प के लिए भी उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। पोखरण परमाणु निरीक्षण, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के साहसिक निर्णय के लिए भी उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। असाधारण योगदान, देश के विकास और सार्वजनिक जीवन में उनके बहुआयामी योगदान के लिए भी उन्हें पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को 30 मार्च 2015 में उनके मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1936 में हिंदुस्तान दैनिक नाम से इसका हिंदी में संस्करण शुरू हुआ। मालवीय को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया 24 दिसंबर 2014 को, जो उनके 153वें जन्मदिन से एक दिन पहले था। अब हम बात करते हैं नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को 2019 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, विशेषकर चित्रकूट में असाधारण सामाजिक कार्य किए और ग्रामीण भारत के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें यह पुरस्कार 2019 में भारत रत्न 2019 में मिला। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम किया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए कई कार्य किए और देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो उनके कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके प्रयास ग्रामीण भारत की दिशा बदलने और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए थे, जो अनुकरणीय माने जाते हैं। उन्हें यह सम्मान उनके निधन 2010 के बाद दिया गया। संक्षेप में नानाजी देशमुख को उनके समाज सुधार, ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। ये थे नानाजी देशमुख। अब हम बात करते हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को उनके मरने के बाद 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान उन्हें कला और संगीत के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान, असमिया लोक संगीत और पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए दिया गया था। उन्होंने अपने गीतों की
उन्होंने अपने गीतों को स्वयं लिखा, संगीतबद्ध किया और गाया और हिंदी सिनेमा में अपनी अनूठी पहचान बनाई। उन्हें ये पुरस्कार 2019 में मिला जब उनकी मौत हो चुकी थी। वह एक प्रसिद्ध गायक, गीतकार, कवि, संगीतकार और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने असमिया लोक संगीत और पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति को हिंदी सिनेमा और अन्य भाषाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। उनके गीतों ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ और उन्होंने अपनी मूल भाषा के साथ साथ हिंदी और बांग्ला जैसी कई भाषाओं में भी काम किया। उन्हें सुधाकंठ, कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, जो उनके मधुर और प्रभावशाली गायन का प्रतीक है। संक्षेप में भूपेन हजारिका को भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध करने और अपनी कला के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत की आवाज़ बनाने के लिए यह सम्मान दिया गया था। ये थे भूपेन हजारिका, जिन्हें 2019 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अब हम बात करते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला, जो उन्हें 26 जनवरी 2019 को घोषित किया गया और 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया। और यह सम्मान उनके देश के लिए विशेषकर वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति के रूप में दिए गए असाधारण योगदान के लिए दिया गया, जैसे कि BBC न्यूज़ और जागरण जोश बताते हैं। उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा 26 जनवरी 2019 को हुई थी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने भारत के 13वें राष्ट्रपति 2012 से 2017 के रूप में कार्य किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। वे रक्षा, विदेश और वित्त जैसे प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री भी रह चुके थे और भारत के सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री भी बने। उनके दशकों के सार्वजनिक जीवन और देश की सेवा के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इसी वर्ष 2019 में समाजसेवी नानाजी देशमुख और गायक भूपेन हजारिका को भी उनके साथ ही ये सम्मान मिला था। ये थे प्रणब मुखर्जी, जी हाँ, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। अब हम बात करते हैं MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई और 30 मार्च 2024 को उनके मरने के बाद उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया, क्योंकि उन्होंने हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने और कृषि में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। 9 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये घोषणा की गई और 30 मार्च 2024 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति द्वारा उनके मरने के बाद उन्हें पुरस्कार मिला। उन्होंने उच्च उपज वाले गेहूं और चावल की किस्म विकसित करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे 1960 और 70 के दशक में भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और फेमिन प्रोन देश से सेल्फ सफिशिएंट देश बन गया। हाँ, देश को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सदाबहार क्रांति की अवधारणा दी, जिसका उद्देश्य बिना पारिस्थितिक क्षति के सतत उत्पादकता बनाए रखना था। उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग का नेतृत्व किया और किसानों के लिए उचित मूल्य व टिकाऊ कृषि पद्धति की वकालत की। उन्हें पद्म श्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में से भी सम्मानित किया गया, जो उनके कृषि और विज्ञान में योगदान की पहचान है। अब हम बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। पीएम मोदी के व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि भारत के विकास में उनका योगदान अमूल्य है। भारत रत्न मिलने वालों की सूची में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम 50वां है। उन्होंने 2019 तक भारतीय संसद में सेवा की और उन्हें एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के उदय का श्रेय दिया जाता है। 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और 2024 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को 2024 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसकी घोषणा फरवरी 2024 में हुई और राष्ट्रपति ने मार्च 2024 में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। यह सम्मान किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके अतुलनीय योगदान, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और किसानों के मसीहा के रूप में उनकी भूमिका के लिए दिया गया, जो भारत के सर्वोच्च सम्मान के हकदार थे। 9 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक घोषणा की गई
और 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें यह पुरस्कार मिला। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और उन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। एक समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत बनाने की दिशा में उनके प्रयासों को मान्यता मिली। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता को सराहा गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में देश के निर्माण में उनके योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला गया। संक्षेप में ये सम्मान किसानों के प्रति उनके समर्पण और देश के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान को श्रद्धांजलि थी। अब हम बात करते हैं पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा को 2024 में उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें मुख्य रूप से 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकृत करने, वैश्विक बाजारों के लिए खोलने और आर्थिक विकास के लिए एक नए युग की नींव रखने के लिए दिया गया। उन्हें भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में उनके बहुमुखी योगदान के लिए भी सराहा गया। उन्हें भारत रत्न मिलने की घोषणा फरवरी 2024 में की गई। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने यह सम्मान ग्रहण किया। उनके मरने के बाद उनके कार्यकाल में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाया, जिसने देश की आर्थिक रूप से आधुनिक बनाने में मदद की। उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया और देश की समृद्धि व विकास की ठोस नींव रखी। वे एक विद्वान राजनेता और 10 भाषाओं के ज्ञाता थे, जिन्होंने कई श्रमताओं में देश की सेवा की। संक्षेप में पीवी नरसिम्हा राव को उनके आर्थिक और रणनीतिक योगदान के लिए उनके मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, जिसे 2024 में उनको प्रदान किया गया। अब हम बात करते हैं कपूरवी ठाकुर को। कपूरवी ठाकुर को के मरने के बाद 23 जनवरी 2024 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई, जो उनके निधन के 36 साल बाद हुआ, क्योंकि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में, जननायक के रूप में गरीबों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए असाधारण योगदान दिया और सामाजिक न्याय के प्रतीक थी, जिसे भारत सरकार ने मान्यता दी। 23 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती पर यह घोषणा हुई। उनको यह सम्मान उनके मरने के बाद मिला। उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों, गरीबों और अति पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। अपनी सादगी और जन केंद्रित नीतियों के कारण उन्हें जाना गया। ये थे कपूरवी ठाकुर, जिन्हें 23 जनवरी 2024 को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई। ये थे भारत के सभी महान पुरुष जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।